आईसीसी के एनुअल डे फंक्शन में पीएम मोदी ने किया संबोधित। संबोधन में कही कई बड़ी बातें। आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। प्राकृतिक आफत में चीन, बाढ़ से हजारों घर डूबे, लाखों बेघर, हजारों करोड़ का नुकसान। नेपाल में नए नक्शे का विरोध करने वाली महिला सांसद सरिता गिरी के घर पर हमला, देश छोड़ने की मिली धमकी। बता दें, नक्शे में बदलाव को लेकर संविधान संशोधन बिल का किया था भारी विरोध। राजस्थान में कोरोना काल में सियासी उठापटक हुई शुरू। कांग्रेस के सभी विधायक होटल में किए गए शिफ्ट। 19 जून को होनी है राज्यसभा चुनाव की वोटिंग। और कोरोना महामारी के बीच नोएडा की प्राइवेट लैब में बड़ा फर्जीवाड़ा, नेगेटिव रिपोर्ट को बता रहे पॉजिटिव। नोएडा प्रशासन में मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे आईसीसी की, जहां आज इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का एनुअल फंक्शन था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है, वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हें प्रोडक्ट का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि देश कई मुश्किलों को झेल रहा है। आज देश में कोरोना वायरस है, टिड्डी की चुनौती है, कहीं आग लग रही है तो रोज भूकंप भी आ रहे हैं। इस बीच 2 साइक्लोन भी आए हैं। कभी कभी समय भी हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन इन सभी मुसीबतों की दवाई सिर्फ और सिर्फ मन की मजबूती ही है। एक तरफ दुनिया चीन से निकले कोरोना वायरस से बेहद परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन पर नई आफत आ गई है। कोरोना से लाखों लोगों के मरने के बाद अब चीन में लोग प्राकृतिक आपदा से परेशान हैं। दक्षिणी चीन में आई बारिश, तूफान, बाढ़ और मिट्टी धंसने से लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा है। हजारों घर डूब गए हैं। बहुत बड़ा इलाका पानी में डूबा हुआ है। चीन की सरकार ने कहा है कि दक्षिण और मध्य चीन में बाढ़ से 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं। लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। चीन की इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा कि हमने इस बाढ़ की वजह से 2,30,000 लोगों को विस्थापित किया है। ये सभी लोग डूब क्षेत्र में रहते हैं। अब ये सभी लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के अभी से राजस्थान की कांग्रेस पार्टी चौकस नजर आ रही है। पार्टी ने अपने विधायकों को टूटने से बचने के लिए अपने और निर्दलीय विधायकों को शिव विलास होटल भेज दिया है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह पार्टी के सभी विधायकों के साथ अपने आवास पर एक बैठक भी की थी। वहीं शाम को कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पुलिस महानिदेशक एसबी से एक आधिकारिक शिकायत की और उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जो धनबल के जरिए निर्दलीय विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। कोरोना काल में पूरा देश इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में कुछ प्राइवेट लैब ने इसे कमाई का धंधा बना लिया है। ये प्राइवेट लैब मरीजों के आईसीएमआर के तमाम गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए गलत तरीके से सैंपल इकट्ठा कर उनकी जान खतरे में डाल रही है। जो लोग कोरोना नेगेटिव हैं, उन्हें ये लैब्स पॉजिटिव बता रही है। चंद रुपए की खातिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, मामला नोएडा का है, जहां पुलिस की तफ्तीश के दौरान पता चला कि नोएडा में ऐसे 20 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें हल्के बुखार, खांसी और जुकाम की शिकायत थी। ये सभी इलाज के लिए अपने अपने घरों के नजदीक प्राइवेट डॉक्टर्स के पास गए, जहां इन्हें कोरोना का शक बताकर टेस्ट की सलाह दी गई। इन लोगों ने प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट करवाया। कुछ लोगों के घर जाकर ही सैंपल इकट्ठा भी किए गए, जिसमें सभी गलत तरीके से पॉजिटिव निकले, जिसके बाद नोएडा प्रशासन में हड़कंप मच गया है। गर्मी और उमस के चलते अब पशु पक्षियों का भी जीना दूभर हो गया है। जहां पेड़ों की तलाश में पक्षी जंगलों की ओर रुख कर रहे हैं, यही वजह है कि यहाँ उन्हें जानवरों द्वारा मौत का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरियाणा के यमुनानगर से, जहां एक 20 फीट लंबा अजगर एक जिंदा मोर को निगल जाता है। घटना की जानकारी मिलने पर लोगों द्वारा ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहले तो ये 20 फीट लंबा अजगर जंगल में घूम रहे मोर पर अचानक हमला कर देता है, फिर उसे अपने मुंह में जकड़ लेता है। देखते ही देखते अजगर जिंदा मोर को निकल जाता है। बताया जा रहा है कि झंडा गांव की पहाड़ियों पर श्री शिव मंदिर के पास ये 20 फीट लंबा अजगर निकल आया है।
वहीं ग्रामीणों द्वारा ये सब देख वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन तब तक अजगर झाड़ियों की ओर चला गया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की खबर का, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के फैसले को एक अच्छा कदम बताया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से ये भी सवाल किया कि राज्य की राजधानी कहाँ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जब राज्य की घोषणा की तो देहरादून को अस्थायी राजधानी कहा। एक को अस्थायी राजधानी और एक को ग्रीष्मकालीन घोषित किए जाने पर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यदि सरकार भराड़ीसैंण गैरीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कह रही है तो सरकार को अपना कामकाज भी भराड़ीसैंण से प्रारंभ करना चाहिए, नहीं तो ये जनता के साथ धोखा होगा। राज्य सरकार ने भराड़ीसैंण गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय अधिसूचित कर दिया है। एक कदम है, अच्छा कदम है, मगर राज्य सरकार को ये भी बताना चाहिए कि राज्य की राजधानी कहाँ है। देहरादून अस्थायी राजधानी है। केंद्र सरकार ने जब राज्य की घोषणा की तो देहरादून को अस्थायी राजधानी कहा। तो एक अस्थायी राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, वे राजधानी का स्थान अब भी रिक्त है। लोगों में भ्रम की स्थिति बनती है और राज्य सरकार यदि भराड़ीसैंण और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कह रही है तो उनको सरकार का कामकाज भी ग्रीष्मकाल में भराड़ीसैंण से प्रारंभ करना चाहिए, नहीं तो ये जनता के साथ एक धोखा होगा। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद विपक्ष ने अब सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से विफल है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन टेस्टिंग की संख्या को सरकार अब तक नहीं बढ़ा पाई है। उत्तराखंड में मात्र 6 टेस्टिंग लैब हैं जिससे जांच हो रही है। प्रीतम सिंह ने सरकार से मांग की है कि राज्य के सभी जिलों में टेस्टिंग की सुविधा जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, साथ ही क्वारंटीन सेंटरों के हालातों में भी सुधार किया जाना चाहिए। मैं तो समझ नहीं पाया सरकार किस आधार पर कह रही है कि कोरोना की लड़ाई लड़ने से पूरी तैयारी। सरकार द्वारा इस राज्य के अंदर अभी तक जो है मात्र 6 टेस्टिंग सेंटर जो है संचालित किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई है। और टेस्टिंग का मैं अगर जिक्र करूं तो सरकार जिस दिन से जनता कर्फ्यू लागू हुआ आज 77 दिन हो रहे हैं, मात्र जो है 476 टेस्ट एक दिन में कर पा रही है। अब 1 करोड़ लगभग 86,300 की आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार है। आबादी में भी वृद्धि हो गई है। अगर हम इसको भी देखें तो इतने लोगों को टेस्ट करने के लिए जो व्यवस्था अभी तक सरकार ने की है, जो अभी तक रिजल्ट सामने आए हैं, उसमें कम से कम सरकार को लगभग 60 वर्ष का समय लगेगा। ये हालत है, ये स्थिति है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, तो भाई उन्होंने तो सरकार ने कुछ ठीक तो नहीं किया, हमको और आपको भगवान भरोसे जरूर छोड़ दिया। युवा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में भाजपा की वर्चुअल रैली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित कांग्रेसियों ने कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की उत्तराखंड में हुई वर्चुअल रैली के विरोध में काले गुब्बारे भी उड़ाए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा
कि महामारी के समय भी भाजपा करोड़ों रुपए इन रैलियों को आयोजित करने में लगा रही है, जबकि इतने रुपए से गरीब प्रवासियों की घर वापसी कराई जा सकती थी। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार 2.0 का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कुमाऊं क्षेत्र में वर्चुअल रैली के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की जमकर सराहना की। सरकार से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी सरकार ये रैली कर रही है। अगर इतना पैसा वो गरीब मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने में खर्च करती तो इसमें ज़्यादा खुशी होती। भाजपा सरकार का केवल एक ही मंशा है कि वो चुनाव के जो जितना भी पीएम केयर फंड या मुख्यमंत्री राहत कोषों में जितना ही पैसा जमा हुआ है उस पैसे को अपने प्रचार प्रसार और अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। अमित शाह जी पूरे कोरोना संकट काल में तो घर से निकले नहीं, लेकिन अब आपने देखा है कि वो जगह जगह जाके रैलियां कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, भाजपा का एक ही मंशा है, सिर्फ सत्ता हथियाना। अगर भाजपा की मंशा अगर ठीक होती तो आज हमारे देश में जो कोरोना के मरीज हैं जो 1 से आज 2.5 लाख पार ना होते और आज हम 5वें स्थान पे इसमें ना होते। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति व्यावाली जी ने कहा अगर कहीं शर्म दिखती हो तो इनको जो भाजपा वालों को हमें देनी चाहिए, क्योंकि इनको शर्म नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। लाखों मजदूर रोडों पे मर गए हैं, लेकिन इसका उनमें कोई असर नहीं पड़ रहा। उन्हें अपनी वर्चुअल रैली से मतलब है। और जिस प्रकार से आज ये यहाँ उत्तराखंड में स्मृति ईरानी वर्चुअल रैली कर रही है उसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर जो संशय बना हुआ था वो अब साफ हो गया है। जी हां, उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में चमोली जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा संचालित किए जाने के संबंध में सभी के साथ बैठक करने के बाद आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशानुसार बामणी, माणा और नगर पंचायत क्षेत्र बद्रीनाथ के मूल स्थानीय निवासी जो वहां पर पूर्व से निवासरत हैं, उनको भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन की अनुमति दी गई है, जबकि बाहरी देशों, राज्यों और उत्तराखंड राज्य के अन्य जनपदों और चमोली के अन्य स्थानों के लोगों को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालु मंदिर में सिंह द्वार के अंदर मुख्य द्वार के मचान से ही श्री बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए टोकन प्राप्त करने होंगे, जो देवस्थानम बोर्ड द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तो वहीं इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट पर बने पुल और आस्था केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि अभी केदारनाथ में निर्माण कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। शीर्ष प्राथमिकता के कार्य चिन्हित कर पहले उन्हें पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ में विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार को केंद्र से हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान बद्रीनाथ के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। अगले 100 साल तक की परिकल्पना के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कलियासोत डैम में नहाने गए 2 युवकों का मगरमच्छ से सामना हो गया और मगरमच्छ ने एक युवक पर हमला कर दिया और पानी के अंदर ले गया। ये सब देख अपने दोस्त अमित जाटव की जान बचाने के लिए गजेंद्र यादव मगरमच्छ से भिड़ गए और रिकॉर्डिंग के लिए लकड़ी पर बंधे मोबाइल को एक तरफ रख लकड़ी ले आए। लकड़ी के सहारे गजेंद्र ने मगरमच्छ पर वार किए, जिससे उसने अपने मुंह से अमित को बाहर निकाल फेंका। गजेंद्र यादव ने अपनी जान पर खेलकर अपने घायल दोस्त को मगरमच्छ के चुंगल से छुड़ाया और दोस्ती की अनोखी मिसाल भी पेश की। वहीं मगरमच्छ के हमले से अमित जाटव का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिसे अवस्था में शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों युवक नेहरू नगर पुलिस लाइन के निवासी बताए जा रहे हैं, जो हमेशा इस डैम में नहाने आया करते थे, लेकिन उनके साथ पहली बार ऐसी घटना हुई है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।